नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आ रही है। कोरोना पॉजिटिव अमिताभ बच्चन की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। नानावती अस्पताल की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया और बताया गया कि आइसोलेशन वार्ड में अमिताभ बच्चन का इलाज जारी है। अमिताभ को कोरोना वायरस के हल्के लक्षण होने की बात सामने आ रही है। अभिषेक बच्चन भी कोरोना से पॉजिटिव है और साथ ही बच्चन खानदान में जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई है। तो कोरोना पॉजिटिव अमिताभ बच्चन की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त के नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन भर्ती है। अमिताभ का इलाज फिलहाल जारी है और इसे लेकर नानावती अस्पताल की ओर से एक मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है। जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन अमिताभ और अभिषेक दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज जारी है। हालांकि कोरोना के जो लक्षण हैं वो हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं अमिताभ बच्चन में। ये जानकारी खुद नानावती अस्पताल की ओर से दी गई है, जहां पर अमिताभ इस वक्त भर्ती है। अमिताभ, अभिषेक दोनों को कोरोना हुआ है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। नानावती अस्पताल में दोनों भर्ती हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना हुआ है और नानावती अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अमिताभ बच्चन को कोरोना, दो अलग अलग तस्वीरें हैं, ये अलग अलग मौकों की तस्वीरें हैं। एक शादी समारोह की तस्वीर आप देखिए, जब अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, और नानावती अस्पताल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त अमिताभ बच्चन का इलाज किया जा रहा है। तो अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है, अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन को भी कोरोना हुआ है। अब कोरोना का संक्रमण फिल्मी हस्तियों में भी पहुंचने लगा है, क्योंकि रेखा के बंगले को भी सैनिटाइज करवाया जा रहा है। रेखा के गार्ड में कोरोना होने की पुष्टि हुई है। वहीं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों का इलाज नानावती अस्पताल में चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का आतंक फिलहाल जारी है और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान देते हुए कहा है कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसानों के नुकसान की भरपाई होगी। मुख्यमंत्री ने डीसी को आदेश दिए हैं। जिला कलेक्टर को लेकर के इस तरह के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। ये जानकारी कृषि मंत्री ने दी है। दरअसल कृषि मंत्री ने उन इलाकों का जायजा भी लिया जहां पर टिड्डी का हमला हुआ है। लोगों से भी बातचीत की, जानने की कोशिश की आखिर कितना नुकसान टिड्डी पहुंचा रही है। इसी बीच कई किसानों ने इस तरह के भी आरोप लगाए कि सरकार संवेदनशील नहीं है किसानों के लिए। खुद मौका मुआयना करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने बताया कि अफ्रीका से पाकिस्तान होकर के टिड्डी दल हरियाणा में आया और हवा के साथ ही अपना रास्ता बदल लेता है। किसानों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने टिड्डी मारने की दवाई में पानी की रिपोर्ट मिलने पर कहा कि 34 लोट मंगवाए गए थे, उसका बाकायदा टेंडर हुआ था। 4 लोट संदेह के घेरे में है, उन कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं, क्योंकि सवाल उठाता है कि आखिरकार जो टिड्डी मारने वाली दवाई है वो कई जगह पर नकली छिड़की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सवाल उठाए थे। तो आखिरकार टिड्डी को लेकर के और किसानों को लेकर के कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। कल पूरा दिन हरियाणा के 4-5 जिलों के अंदर टिड्डी दल का आक्रमण जारी रहा और हमारा विभाग इनको फॉलो करता रहा। रात को ये लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो टिड्डी दल थे सेटल हुए। सरसा में, हमारे भिवानी में, दादरी में,
महेंद्रगढ़ में और नूह में सारे डिप्टी कमिश्नर को मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया हुआ था कि पूरा मुस्तैदी से काम करें। कृषि विभाग के अधिकारी काम करते रहे और सब जिलों से, आसपास के जिलों से फायर टेंडर मंगवाई और उनके द्वारा जो है टिड्डी मारने का काम स्प्रे का किया गया। मुझे जो सूचना मिली है लगभग आधे के आसपास जो है टिड्डी दल का सफाया कर दिया गया है। किसान का अभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश है कि मौके पे जाके प्राथमिक जो रिपोर्ट सरकार को भेजनी होती है वो भेजें। उसके बाद जहाँ ज़्यादा नुकसान होगा स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करवा के और किसान की भरपाई की जाएगी। अलर्ट तो इस साल जो है ये टिड्डी अफ्रीका से ही आती हैं पाकिस्तान होते हुए। पहले भी 3-4 बार हमारे पड़ोस से निकल के जा चुकी थी। अब ये हरियाणा के अंदर लगभग दूसरा-तीसरा अटैक है और आगे भी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वो चौकन्ने रहें। आपको सही टाइम पर सूचना दे दी जाएगी, आदेश दिए और इसकी FIR जो है सोनीपत के पानीपत के इलाके में दर्ज भी हो चुकी है और कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कर। तो वहीं कृषि मंत्री ने हाल ही में रोजगार से संबंधित रिपोर्ट में हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान पर होने पर सफाई दी और कहा कि हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। साथ ही बड़ौदा उपचुनाव पर भी JP दलाल ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल बोलना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का विकास करवाया, इस उपचुनाव में कांग्रेस को हार मिलेगी। के अंदर तो लाखों लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से रोजगार के लिए करने आते हैं। हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में, सोनीपत में, गुड़गांव में 70% जो लोग हैं दूसरे प्रदेशों के हैं। हरियाणा में कोई मुझे नहीं लगती बेरोजगारी है। ये ज़रूर है कि जिस 50,000 रुपये का रोज़गार चाहिए तो उसको उपलब्ध 35,000 रुपये का है। इस तरह की समस्या तो है, लेकिन हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। ऐसा है कि कांग्रेस में प्रवृत्ति है कि MLA रहते हुए MLA का चुनाव लड़े। हमारी पार्टी में अगर एक विधायक बन जाता है, मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र से विधायक हैं, वो करनाल के लोगों के प्रति जवाबदेह। वैसे तो वो मुख्यमंत्री होने की वजह से पूरे प्रदेश की विकास की योजनाएं चलाते हैं, लेकिन विधायक वो करनाल के हैं। लेकिन कांग्रेस में पहली बार एक परिपाटी चलाई है कि विधायक होते हुए दूसरे इलाके से विधायक बनने की कोशिश करते हैं। ऐसी अटैम्प्ट पहले एक बार जींद में हमारे सुरजेवाला जी जो कैथल से विधायक थे वो कर चुके हैं। लोगों ने उनको नतीजा दिखा दिया और कांग्रेस के किसी सिटिंग विधायक को गलतफहमी है तो वो बड़ौदा के लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो आएँ और फिर टेस्ट कर लें। हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे किसी भी का। तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा की जनता गठबंधन सरकार और कांग्रेस से थक चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने इनेलो को जिताने का मूड बना लिया है। वहीं अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में जजपा बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होनी है। तो अभय चौटाला के निशाने पर इन दिनों सरकार है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और चूंकि दावे जीत के किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, चारों तरफ से, और गठबंधन सरकार को लेकर के उन्होंने निशाना साधा। बड़ौदा उपचुनाव में उन्होंने कहा कि इनेलो को जीत मिलेगी। अभय चौटाला ने कहा कि जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी, इनेलो अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी और मैं गाँव-गाँव तक लोगों के बीच में जाऊँगा। फिलहाल जो सरकार पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं अभय चौटाला, उससे राजनीति गरमाई हुई है और एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर भी अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। बड़ौदा को लेकर के अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं अभय चौटाला, उनकी पार्टी। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की हार होगी। तो अभय चौटाला के निशाने पर इन दिनों सरकार और बीजेपी है। अभय लगातार एक के बाद एक निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी पर और बीजेपी सरकार पर। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। बड़ौदा के चुनाव की तारीख जब तय होगी हम उसी वक्त अपना उम्मीदवार का नाम भी तय कर देंगे और अभी से हमने बड़ौदा के चुनाव के लिए अपने साथियों की ड्यूटी लगा दी। 15 तारीख के बाद मैं स्वयं
बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के आऊँगा। उन सब साथियों से मिलकर के आऊँगा जो चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे। बड़ौदा 6 बार हमने जीता है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में लोग विश्वास व्यक्त करेंगे और फिर बड़ौदा के लोग बीजेपी और ओके की जो सरकार है इसकी तो जमाना जब्त होगी उम्मीदवार। मुख्यमंत्री की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो आपके साथ कर रहे थे वो देखी थी। मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, जो उनके शब्द थे, उससे लगता नहीं कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ कर के कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। अगर उनकी नज़र में कोई राजनेता दलदल में है, उनकी नज़र में अगर कोई राजनेता इतना गिरा हुआ है जितना उन्होंने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए, तो क्या गंगा में हाथ धोने से या गंगा में डुबकी लगाने से वो पवित्र हो जाएगा? मतलब मुख्यमंत्री को ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री की बौखलाहट है। बड़ौदा में गए थे 4 गांव, जब लोगों ने मुख्यमंत्री को बैठने के लिए कहीं कोई चारपाई नहीं दी, कहीं किसी ने स्वागत नहीं किया उनका, उससे ये बौखलाहट है उनकी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच झज्जर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की है और बड़ी जानकारी झज्जर से, जहां पर जापानी कंपनी टिसुजुकी निवेश करेगी। मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में निवेश करने की जानकारी जापानी कंपनी की मिल रही है। रिलायंस मेट में 6 एकड़ का प्लांट लगाएगी। टिसुजुकी स्टीयरिंग निकल्स बनाएंगी। इसे लेकर के बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। झज्जर से बड़ी खबर है। जापानी कंपनी के निवेश की जानकारी झज्जर में, और मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में जो जापानी कंपनी है उसका निवेश होगा। रिलायंस मेट में 6 एकड़ में प्लांट लगाने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। टिसुजुकी कंपनी जो स्टीयरिंग निकल्स बनाएगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यहां से बूस्ट मिल सकता है। टिसुजुकी कंपनी के यहां पर प्लांट लगने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। इस इलाके में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसकी जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। रिलायंस की मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में जापानी कंपनी टिसुजुकी निवेश करेगी। दरअसल ये रिलायंस कंपनी का मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है जिसमें जापानी कंपनी निवेश करने जा रही है। लेकिन उम्मीद अब इस बात को लेकर के है कि अगर बाहर से कोई कंपनी यहाँ पर आएगी तो उसका रोजगार का लाभ स्थानीय लोगों को मिल पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की। इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट मौसम को लेकर क्या रखी है। एनसीआर के इलाके में अगले 1-2 घंटों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो दिल्ली एनसीआर के इलाके में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम लगातार खुशनुमा बना हुआ है। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। अगले 2 से 3 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी सामने आ रही है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और एनसीआर का इलाका जहां पर तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाके में तेज हवाओं के चलने की भी आशंका है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक में भी बारिश हो सकती है। ये हवाएं जो चलेंगी वो 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। यानी कि जो आंधी के दौर का लगातार हम देख पा रहे थे, आज फिर से उस तरह का माहौल हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर के जानकारी दी गई है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके में बारिश के साथ अलर्ट मौसम विभाग ने दिया। बड़ी अपडेट है इस वक्त की। अगले 2-3 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। तो अगर आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं इस वक्त, दिल्ली एनसीआर के उन इलाकों में जाने से बच सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर कैथल से है, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घरों में पानी घुस गया, नालों में पानी ओवरफ्लो हो गया और प्रशासनिक अधिकारी इसे लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तक जल निकासी का इंतजाम नहीं किया गया है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम की
पोल खुल करके सामने आ गई है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से शुरुआती दौर की जो बारिश है उसी ने लोगों को परेशान कर दिया है। तो इससे बारिश का पानी सड़कों गलियों में भर गया। निगम की ओर से कोई काम नहीं किया गया, निगम ने नालों की सफाई भी नहीं करवाई, इससे नाले ओवरफ्लो हो गए और बारिश का पानी तमाम जगहों पर भर गया। उसकी तस्वीर कैथल की हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। खासतौर पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें पानी के भीतर से गुजरना पड़ रहा है, परेशानी उठानी पड़ रही है। पूरे के पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। और अब 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से किस कदर परेशानी बढ़ गई है वो इन तस्वीरों में साफ हो रहा है। मॉनसून अभी बाकी है, लेकिन हालात कैसे हैं। कैथल में अनाज मंडी में कई फीट तक पानी भर गया, इससे दुकानों में जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। वहीं कैथल के सेक्टर 18 में बारिश की वजह से जींद रोड पर सीवर लाइन धराशायी हो गई, जो कि महज 1 महीने पहले डाली गई थी। लंबे चौड़े दावे किए गए थे, लेकिन हकीकत क्या है ये देखिए। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सफेदों की है, जहां पर पुलिस थाना ही पानी में डूब गया है। इससे थाने का लिखित रिकॉर्ड भी भीग गया है। अब इस थाने को यहां से शिफ्ट करने की बात हो रही है, लेकिन 3 अलग अलग तस्वीरें प्रशासन के, सरकार के दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। कैसे आम जनता परेशान हो रही है, प्रशासन के दावे धराशायी। बारिश के साथ साथ न केवल इलाके में पानी भरा है, बल्कि प्रशासन के दावों की पोल भी खुल करके सामने आ गई है। सीवर लाइन किस तरह से धराशायी हुई, जो इसी साल डली थी। अनियमितताओं की लगातार बात हुई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब ये पूरी की पूरी सीवर लाइन धंस गई है, पानी भर गया, नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। पानी में थाना डूबा हुआ आप देखिए, ना फरियादी पहुंच पाएंगे, ना ही पुलिस वालों को निकलने की आसानी होगी। परेशानी का आलम यह है कि पूरी के पूरी जो रिकॉर्ड हैं वो भीग गए हैं, कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भीग गए हैं। पानी से लबालब मंडी की तस्वीर भी आप देखिए। हर साल दावे होते हैं बड़े लंबे चौड़े, लेकिन हर साल इन दावों की पोल खोल करके आ जाती है और सवाल यही होता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिर्फ बातें कर रहा है। आम आदमी की परेशानी आप देखिए, महसूस कीजिए कि चारों तरफ जब पानी पानी हो और वो भी पहली बरसात में, तब आप क्या कहेंगे कि आपका सिस्टम, आपकी नगर पालिका, आपका नगर निगम ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो आखिर कैथल में पहली बारिश में ही किस तरह से पूरा कैथल पानी पानी हो गया, लोगों की परेशानी बढ़ गई, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज आम लोगों के बीच में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। इंडिया न्यूज के कैमरे से हमारे सहयोगी के साथ आप देखिए। प्रदेश में मानसून का आगाज हो चुका है और ऐसे में जिस तरह सरकार जो दावे कर रही थी, प्रशासन जो दावे कर रहा था, पुख्ता दावे किए जा रहे थे कि बरसात में किसी तरह की जिला वासियों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस समय हम कैथल की नई अनाज मंडी में पहुंचे हैं। कैथल की नई अनाज मंडी का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आपको साफ दिख रहा है दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, दुकानदार काफी परेशान हैं और लगातार जिस तरह से जो बरसात हो रही है, पूरी रात करीब 4 घंटे बरसात होती रही और कहीं ना कहीं जो पानी है वो मंडी के अंदर घुस चुका है। हालांकि इस समय फसल का सीजन नहीं है, अगर फसल का सीजन होता तो काफी दिक्कत यहाँ पर होती। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष। किस तरह की दिक्कत आ रही है, कहाँ से पानी है? पानी से बरसात करा रिसीवर बंद है जी, इसलिए पानी की समस्या आ रही है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या प्रशासन आया था यहाँ पर? कुछ दावे जो कर रहा है प्रशासन? प्रशासन आता है जी, हाँ, उस टाइम सफाई हो जाती है, फिर रुक जाता है। तो हर बार यही होता है? हर बार यही। तो दिक्कत नहीं आती होगी? दिक्कत आ रही कौन जी, सारी दुकानों में पानी घुस रहे हैं अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आप? भाई इसे शुरू से जल्दी खोल ले जी। अगर फसल आती तो क्या हाल होता जी, अगर इस टाइम जीरिया कणक होती तो उस टाइम क्या हाल होता जी, जिम्मेदार भी मरता, आड़ती मरता। तो जो दावे किए जा रहे हैं वो खोखले हैं? खोखले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दुकानदारों का गुस्सा साफ दिख रहा है और दुकानदार जिस तरह से बता रहे हैं जो दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। कैथल की अनाज मंडी है जहां आपको दूर दूर तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार और, यहाँ पर ये दृश्य जरूर दिखाया जाए। लोगों को किस तरह की परेशानी आ रही है, लोग साइड में से होकर जा रहे हैं, पानी के बीच में से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं चोट लगने का भी यहाँ खतरा, चोटिल होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बरसात आ रही है और उसके बाद पानी भर जाता है। कहीं ना कहीं ये तालाब दिखाई दे रहा है, ये पूरा तालाब बन चुका है। हालांकि ये मंडी है, तालाब नहीं है, परंतु जिस तरह से तालाब का रूप इसने धारण कर रखा है और लग रहा है कि कोई बड़ा तालाब है, परंतु तालाब नहीं, ये मंडी है। मंडी का ये दृश्य है जहाँ आपको दिख रहा है। और भी यहाँ पर दुकानदार परेशान यहाँ पर खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। दुकानदार बताएंगे कि किस तरह की परेशानी आ रही है।
जो दावे जो किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, उन दावों में कितना सच्चाई है, कितनी सच्चाई इन दावों में दिख रही है? जो दावे कर रही है प्रशासन सरकार, कितने दावे दिख रहे हैं आपको? दावे तो देख लो, सारी मंडी तालाब बनी पड़ी है। तो हर बार यही होता है? यही होगा। तो कोई समाधान नहीं इसका? कोई समाधान नहीं इसका। क्या दिक्कत किस तरह की आ रही है? दिक्कत तो हम देख लो, निकल सकता आदमी, निकल सकता रहो। अच्छा, एक जो गड्डी है अगर रास्ता में, स्कूटर भी थम जाए सारे, तो बाकी सीजन में कणका में सारे के सारे हमारी कड़े गल जाए, कट्टे गल जाए सारे। तो हर बार यही होता है? यही हुआ है। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि हर बार इस तरह का आलम यही होता है। जब बरसात आती है तो कहीं ना कहीं जो पानी भर जाता है मंडी में। हमारे साथ और भी आड़ती हैं। बोल दिया तो ये वहाँ क्या किस तरह के जो दिख रहा है आपको? ये तालाब बने हुआ है, यह समस्या निकलने में भी परेशानी है, तो अनाज गिरने में तो आसानी है ही नहीं। अच्छा, तो इसके लिए प्रशासन काम किए, सेक्रेटरी को इसकी जिम्मेवार है। तो हर बार यही काम होता है? हर बार बरसात यही में? काम होता है। बिल्कुल, जिस तरह से बता रहे हैं कि हर बार इस तरह का आलम देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं कैथल की अनाज मंडी हर बार तालाब का रूप धारण कर लेती है और लगातार किसानों को, आड़तियों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। परंतु प्रशासन जो दावे करता है, उन दावों में कितनी सच्चाई है, धरातल पर कितना काम होता है, उसका दृश्य आपको साफ दिख रहा है। कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज। तो वहीं कुरुक्षेत्र के गांव हतीरा में लोगों ने सड़क के किनारे पर ध्यान लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। लोग सड़क ना बनाने को लेकर प्रशासन के रवैये से खासे परेशान हैं। लोगों ने कहा कि सड़क किनारे होगी, ध्यान से जो रुपए आएंगे उससे सड़क बनाएंगे। नाराज लोगों ने कहा कि सड़क को बनाने के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। 10 से ज्यादा गाँव को ये सड़क जोड़ती है और सड़क की हालत किसी से खेत से कम नहीं है। गाँव के लोगों ने यहाँ पर ध्यान लगा दिया। लोगों ने कहा कि दर्जनों बार प्रशासन से, सरकार से, सिस्टम से, सबसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला प्रदेश में नहीं है। अब उन्होंने खुद के बूते पर इस सड़क को बनाने की ठानी है। इसके लिए धान लगाया गया, उस धान को बेचेंगे। बड़ा होने के बाद, काटने के बाद उससे जो पैसे आएंगे उससे सड़क बनवाएंगे। आज गांव की समस्या को लेकर सभी गांववासी इकट्ठे हुए हैं और जो ये सड़क है आपने देख लिया होगा इसका क्या हाल हुआ है। ये 4-5 साल से समस्या चल रही है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे बीमारी फैलने का खतरा है और दुर्घटना होने का खतरा है। ये 3 या 4 गांव से सड़क जुड़ती है, लेकिन सरकार इसको बनाने का काम नहीं कर रही है। आज गाँव वालों ने फैसला लिया है कि इसके अंदर धान की फसल लगाई जाए, क्योंकि सरकार इसे बना नहीं रही है, तो धान बेचकर इस सड़क को बनवाने का काम किया जाएगा। और हमारा यहाँ पर कोई कब्जा करने का काम मकसद नहीं है। हम सिर्फ जब भी सरकार इसे बना देगी, ये निर्माण शुरू कर देगी, हम यहाँ से अपनी धान की फसल को हटा लेंगे। लेकिन सरकार हमारी कोई भी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं, PWD को भी पत्र लिख चुके हैं, मिल भी चुके हैं, लेकिन गाँव वालों की समस्या का कोई हल नहीं। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी, और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े, लगते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिकझिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। टल्लू बिल्लू दो थे चोर, इनके चर्चे चारों ओर, करके होल इन द वॉल, सारा माल जेब में डाल, और फिर लग गई ब्रेक ऑन चोरी, आ गई बांगड़ की बोरी।
बज गया इनका बैंड, चल दिए फॉरेन लैंड। पर देखिए इनकी किस्मत, जिसके घर पे धावा बोला वो वही था जिसने बोला बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकियों को घेरा, कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। दुनिया में कोरोना के 1,28,41,504 कुल संक्रमित मरीज, 5,67,628 कोरोना मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 33,55,646 हुई है और 1,37,403 कोरोना मरीजों की हो चुकी है पुष्टि। ब्राजील में कोरोना के कुल 18,40,812 संक्रमित मरीज, 71,492 मरीजों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना के 8,50,358 कोरोना संक्रमित मरीज, एक दिन में 27,754 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,139 नए कोरोना केस, कुल 2,46,600 कोरोना संक्रमित केस। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 1,781 नए केस आए सामने, कुल 1,10,921 संक्रमित मरीज। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, कोरोना संक्रमित बेटे अभिषेक बच्चन की भी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हुए अमिताभ ने पिछले 10 दिन में संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। और ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमिताभ और अभिषेक बच्चन की तबीयत स्थिर बताई जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। अपने फैंस को एक ट्वीट कर अमिताभ बच्चन ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, बच्चन परिवार के अन्य लोगों का भी टेस्ट कराया गया है। उन्होंने पिछले 10 दिन में उनके संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बॉलीवुड तक पहुंचा कोरोना। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के नानावती अस्पताल में चल रहा इलाज। गुरुग्राम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ के कार्यक्रम में जवानों को किया संबोधित। सुरक्षा बलों की ताकत और हिम्मत पर देश को पूरा भरोसा, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। टिड्डियों के हमले को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, कहा किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, नुकसान की पूरी भरपाई करेगी सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीसी को मुआयना करने के दिए आदेश। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इनेलो के नेता अभय चौटाला का दावा, इनेलो के साथ बड़ौदा हल्के की जनता, कहा गठबंधन सरकार के उम्मीदवार की होगी जमानत जब्त। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,50,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 27,754 नए केस आए सामने, 22,687 लोगों की कोरोना से हुई मौत। प्रदेश में 20,500 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 15,394 लोग ठीक होकर घर को लौटे। अब तक 297 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 648 नए मामले सामने आए। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, अगले 2 घंटे में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम समेत कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ टाइम। मैं हूं नीरू पिछलवाना। आपको बता दूं कि पिछली बार जो है हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर गौतम गोयल, जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो है कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हमने बहुत सारी बातचीत की थी और जाना था कि कैंसर के लक्षण क्या है, डायग्नोसिस क्या है और किस तरह से इसको जो है इलाज किया जाता है। लेकिन आज हम जो है और भी बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है सर। पिछली बार हमने लक्षण पे बात करी कि कैंसर के लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं, लेकिन अगर आज की हम बात करें, टेक्निक्स की हम बात करेंगे कि तरह तरह की टेक्निक्स हैं, उनको लेकर भी लोगों के बीच में मिथ है कि अगर हम ये टेक्निक लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। टेक्निक का मतलब आपका इलाज का है? जी जी जी। देखिए, सबसे पहले जो इलाज में आता है वो आता है कीमोथेरेपी। जी। कीमोथेरेपी मतलब वो दवाई जो कैंसर के ऊपर काम करती है। वो टैबलेट भी हो सकती है, इंजेक्शन भी हो सकता है, या लगाने वाली दवाई भी हो सकती है। तो ये जो दवाइयाँ हैं जब हम देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, आमतौर पर देते हैं, तो ये कैंसर सेल्स के ऊपर जाती हैं और उनको ख़त्म करती हैं। दिक्कत ये है कि ये दवाइयाँ नॉर्मल शरीर के ऊपर भी काम करती हैं, तो इनके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकते। तो जैसे बाल झड़ना, जो कि टेम्परेरी होने में, मुंह में छाले आने या फिर उल्टी वगैरह आना। पर हमें ये समझने की बात है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं टेम्परेरी हैं, मतलब कुछ समय के लिए हैं, और जब हम इलाज कर रहे हैं और बीमारी को दूर कर रहे हैं वो परमानेंट हो जाएगी। तो हमें इन साइड इफ़ेक्ट्स को सहकर इलाज करवाना पड़ता है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जी। एक लोगों के दिमाग में बहुत बातें रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि कीमो होगी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनो होगी। तो जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि कीमो में क्या होता है, रेडियो में क्या होता है, और इम्यूनो जो है अपनी टेक्निक, उसमें क्या होता है। तो कीमोथेरेपी में हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो सकता है, चाहे वो टैबलेट्स होती हैं जो मरीज को दी जाती हैं, उससे वो कैंसर को कंट्रोल करती हैं। रेडियोथेरेपी में हम मरीज को कुछ सिकाई करते हैं, जिसको कहते हैं रेडिएशन दी जाती हैं। एक बड़ी मशीन होती है रेडियोथेरेपी की, उसमें रेडिएशंस दी जाती हैं जो एक जगह के कैंसर को कंट्रोल करती हैं और उसको ख़त्म करती हैं। तीसरी चीज़ है इम्यूनोथेरेपी। आजकल कुछ ऐसी दवाइयाँ बनी हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और वो जो कैंसर, हमारी इम्यूनिटी, हमारे ही शरीर में जो कैंसर पनप रहा है उसको ख़त्म करती है। ये बहुत ही नई टेक्निक है। चौथी चीज़ है ऑपरेशन होना। ऑपरेशन में हम सब लोग जानते हैं कि जहाँ का भी कैंसर है, हम उस अंग को या उस अंग के एक हिस्से को निकालकर बाहर ख़त्म कर देते हैं। अगर बात करूं तो आप कैसे सिलेक्ट करते हो कि इस पेशेंट के लिए कीमोथेरेपी जो है ज़्यादा बेहतर रहेगी, अगर बात करें रेडियोथेरेपी बेहतर रहेगी, या फिर ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा? देखिए, ये सब कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद है। मेरे अकेले नहीं, बहुत 50 सालों के। तो कुछ ट्यूमर आए जिनमें ऑपरेशन करके देखा गया, ये देखा गया कि ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट्स बेटर हैं। तो आम तौर पर जो कैंसर एक ही जगह पर है और फैला नहीं है, उसमें ऑपरेशन ही मेन ट्रीटमेंट होती है। जी जी। ठीक है। तो ऑपरेशन करके उस अंग को पूरा या उस अंग को आधा निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसमें अगर बहुत हाई ग्रेड ट्यूमर हो, मतलब बहुत फैलने वाला ट्यूमर हो, तो साथ में अगला इलाज कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या दोनों को इकट्ठे करके दिया जाता है। अगर हम थेरेपी की बात करें तो कितना कितना समय लग जाता है? वो हर एक कैंसर के हिसाब से है। ऑपरेशन एक समय का है, मतलब आज